राहुल गांधी जो अपनी यात्राओं में बोल रहे हैं आपके सामने आ रहा है। वो रोजगार की बिल्कुल। बात कर रहे हैं, फार्मर्स के एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म कास्ट बताएंगे, सेंसस की भी बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई। बीजेपी के नेता तो हम्म। निकल ही नहीं रहे घरों से। उनको तो हम्म। कंपेन करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंपेन करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि जहां जाएंगे उनका विरोध होगा। तो बीजेपी का जो हम्म। पंजाब प्लान है वो तो फुस हो गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम डिपार्टमेंट जो थे गठबंधन दलों में के नेताओं के घर पे छापा मारना, उनको प्रेशर में लेना। तो उसकी शुरुआत जो टीएमसी पे जो प्रेशर है वो इसी कारण है। हेमंत सोरेन पे भी प्रेशर इसी कारण था, तेजस्वी यादव पे भी प्रेशर इसी कारण था, केजरीवाल पे भी प्रेशर सेम इसी कारण से था। हम्म। अजीत पवार पे भी प्रेशर था, एनसीपी पे प्रेशर था, अजीत पवार टूट गए। शिवसेना पे प्रेशर था, एकनाथ शिंदे टूट गए। हेमंत हम्म। सोरेन नहीं टूटे तो उनको जेल भेज दिया गया। तेजस्वी यादव का भी बुलाया गया था, तेजस्वी यादव भी नहीं टूटे। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा करी थी, उनका गठबंधन हो गया है। और उनका गठबंधन जो है हरियाणा, दिल्ली, गोवा और गुजरात में हुआ है। पंजाब में ये अलग अलग लड़ेंगे। और पंजाब में इसलिए भी अलग अलग लड़ेंगे कि इन्होंने खुद ही एक सारे समीक्षा के बाद ये तय किया कि अगर हम मिल के लड़ेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा होगा। तमाम जद्दोजहद के बाद भी कांग्रेस और आपका गठबंधन हो गया। कई राज्यों में सीट शेयरिंग पर बात बन गई। अभी और बात चल रही है कि टीएमसी के साथ भी बात बन गई है। आखिर अभी आज जानने की हम कोशिश कर रहे हैं संजीव पांडे जी से कि आप और कांग्रेस में कैसे तालमेल बनी, किन किन सीटों पर बनी, कहाँ कैसे किन रणनीति से चुनाव लड़ा जाएगा। सीधे चलते हैं संजीव पांडे जी के पास। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर, कैसे बनी आप और कांग्रेस की बात? गोदी मीडिया बहुत तरह की अफवाह फैला चुका था, नहीं होगी, टूट जाएगी। आजसी ने अभी 2 दिन पहले ये भी खबर दी थी कि उनको धमकाया जा रहा है, आपको प्रेशर में दिया जा रहा है कि गठबंधन ना करें, बावजूद इसके कि आज गठबंधन हो गया। हाँ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा करी थी, उनका गठबंधन हो गया है। और उनका गठबंधन जो है हरियाणा, दिल्ली, गोवा और गुजरात में हुआ है। पंजाब में ये अलग अलग लड़ेंगे। और पंजाब में इसलिए भी अलग अलग लड़ेंगे कि इन्होंने खुद ही एक सारे समीक्षा के बाद ये तय किया कि अगर हम मिल के लड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा होगा। तो हम्म। दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली है और कांग्रेस को 3 सीटें मिली है। यहाँ पे हम्म। कांग्रेस ने अपने मतलब कि ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट 2019 में होने के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कुर्बानी दी है। और गुजरात में भी कांग्रेस ने इनके लिए 2 सीटें छोड़ने की घोषणा करी है, भरूच और भावनगर सीट। हम्म। और भरूच सीट इन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस कांग्रेस ने वहां पे दिखाया है, क्योंकि वहां पे अहमद पटेल जी की जो बेटी हैं वो कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार थी और उन्होंने घोषणा भी की थी। लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के समझौते में चला गया है सीट। गोवा में हम्म। दोनों सीट जो है वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। और इधर एक सीट आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कुरुक्षेत्र सीट कांग्रेस ने छोड़ी है। और इसके बदले में चंडीगढ़ की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। हम्म। तो कुल मिला के जो इंडिया अलायंस को लेकर जो तमाम बातें हो रही थी कि इनका गठबंधन नहीं चलेगा, अरविंद केजरीवाल आंख दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल समझौता में नहीं है और वो टूट जाएंगे, पंजाब में समझौते से मना कर दिया है। इनफैक्ट राजनीतिक पंडितों को ये नहीं मालूम कि पंजाब में 6 महीना पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। पहले गठबंधन की हम्म। बात हो गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने जब सर्वे उर्वे कराया तो इनको ये पता चला कि निचले लेवल पे कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके बीच बहुत टेंशन है, गांव में हम्म। दोनों के लड़ाइयाँ बहुत हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर समझौता करेंगे तो वर्कर्स नाराज होके, दोनों पार्टियों के वर्कर अपने अपने नेताओं से नाराज होके, अपनी पार्टी से नाराज होके कोई तीसरी पार्टी के नेता या तीसरी पार्टी के शरण में न चले जाए। वो अकाली दल के हम्म। पास ना चले जाए, वो भाजपा के पास ना चला जाए। तो इसलिए इन्होंने बहुत ही टैक्टफुली 6 महीना पहले सोच लिया था कि हम लोग पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे ताकि दोनों साइड के वर्कर इंटैक्ट रहें। और दोनों साइड के वर्कर इंटैक्ट रहेंगे तो आप और कांग्रेस के बीच ही वहां सीधा टकराव होगा
और तीसरी बाकी पार्टियां हैं वो तीसरे चौथे नंबर पे ही रहेगी। तो पहले नंबर और दूसरे नंबर पे अगर आप ही रहेगी तो या तो आप जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। तो ऑटोमेटिक एक गठबंधन की भी जो तैयारी की गई थी वो इसी उद्देश्य से किया जा रहा था कि 13 की 13 सीटें जो है गठबंधन जीत जाए। तो अगर मिलने से नुकसान हो रहा है और लड़ने से दोनों को 13 की 13 सीटें आ रही है तो वो भी रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। तो इन्होंने बहुत समझदारी से एक गठबंधन की बजाय पंजाब में आपस में लड़ने का रास्ता तय किया, क्योंकि निचले लेवल में वर्कर का एक दूसरे से दिल नहीं मिल रहा था। कांग्रेसी वर्कर आम आदमी पार्टी के वर्करों से नाराज थे और आम आदमी पार्टी के वर्कर कांग्रेस से नाराज थे। तो समझौता होता तो वो दोनों वर्कर अपनी पार्टियों को छोड़ के कहीं और भाग जाते। तो इन परिस्थितियों के कारण पंजाब में इन्होंने समझौता नहीं किया। अब दिल्ली में जो समझौता हुआ है तो दिल्ली में चूंकि मुख्य पोजीशन जो है भाजपा है तो वहां पे इनको समझौता का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और गुजरात में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी और उसके लिए कांग्रेस ने 2 सीटें छोड़ी थी, क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी 4-5 एमएलए आम आदमी पार्टी की जीत के आए थे और आम आदमी पार्टी ठीक ठाक वोट ले गई थी और गुजरात इलेक्शन के बाद ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना पड़ा। तो गुजरात में भी सीट छोड़ दिया। तो अब मेरे को लगता है कि इस गठबंधन के सीटों का सबसे पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग का अलायंस की घोषणा कर दी थी। अब ये दूसरे आम आदमी पार्टी हो गया है। तो अब जो बाकी गठबंधन के जो दल है उनसे भी समझौते की संभावना बन रही है। इसमें एक खबर ये भी आ रही है कि गठबंधन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से बहुत कोशिश की गई थी, बावजूद इसके गठबंधन हुआ। और अत्सी ने यह भी कहा था गठबंधन होने के बाद हो सकता है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए। इस दिशा में आपका क्या आकलन बता रहा है? क्या ईडी सीबीआई फिर उस ढंग से उन पर प्रेशर डालेगी? देखिए, गठबंधन तोड़ने की जो सरकार की जो योजना है गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की, वो अभी से नहीं है। जब से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है तभी से इंडिया गठबंधन के अंदर जो शामिल दलों को अलग अलग तरीके से सरकार दबाव में लेने की कोशिश कर रही थी। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रही थी वो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की भूमिका सामने आ रही थी, जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम डिपार्टमेंट जो थे गठबंधन दलों में के नेताओं के घर पे छापा मारना, उनको प्रेशर में लेना। तो उसकी शुरुआत जो टीएमसी पे जो प्रेशर है वो इसी कारण है, हेमंत सोरेन पे भी प्रेशर इसी कारण था, तेजस्वी यादव पे भी प्रेशर इसी कारण था, केजरीवाल पे भी प्रेशर सेम इसी कारण से था। अजित पवार पे भी प्रेशर था, एनसीपी पे प्रेशर था, अजित पवार टूट गए। शिवसेना पे प्रेशर था, एकनाथ शिंदे टूट गए। हेमंत सोरेन नहीं टूटे तो उनको जेल भेज दिया गया। तेजस्वी यादव का भी बुलाया गया था, तेजस्वी यादव भी नहीं टूटे। नीतीश कुमार टूट गए। भाजपा की पहली सफलता ये थी कि उन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से तोड़ दिया था। लेकिन शिबू सोरेन के बेटे हेमंत नहीं टूटे, टीएमसी वाले अभी तक गठबंधन से नहीं बाहर हुए हैं। आम आदमी पार्टी का समझौता हो ही गया और केजरीवाल जो है वो मान के चल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी। और केजरीवाल किसी भी कीमत पर समझौता इसलिए नहीं कर सकते थे कि संजय सिंह पहले उनके गिरफ्तार हो चुके हैं, मिस्टर सिसोदिया जेल में है, फिर एक और क्या कहा जाता है, मनीष सिसोदिया के अलावा जो तीसरे नेता है सत्येंद्र जैन वो जेल में है। तो ऑलरेडी उनके 3 बड़े नेताओं को तो डाल चुके हैं। तो केजरीवाल किस मुंह से या किस एंगल से समझौता करके अपने वर्करों और अपने नेताओं को मुंह दिखाते। तो केजरीवाल का समझौता होने के चांसेस बहुत ही कम थे और केजरीवाल ने अब समझौता कर लिया है। तो हाँ, सरकार के कोशिश करेगी कि गिरफ्तार करे केजरीवाल को, और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर ही चुके हैं। और इसके बावजूद जो सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के हैं, नीतीश कुमार को अगर छोड़ दिया जाए या जयंत चौधरी को छोड़ दिया जाए तो इंडिया गठबंधन से कोई भी ग्रुप अभी तक अलग नहीं हुआ है। और जो सूचना मिल रही है कि महाराष्ट्र में भी समझौता अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले 1 या 2 दिन में सीट शेयरिंग पे फैसला हो जाएगा, जिसमें शरद पवार, शिवसेना और कांग्रेस के तीनों दल शामिल होंगे और कहीं कोई उसमें अब तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं बची है। और उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, बाकी सीटें सहयोगी दलों को समाजवादी पार्टी के लिए छूटी गई है। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। और टीएमसी से भी अब बातचीत चल रही है, कह रहे हैं कि टीएमसी से भी बातचीत अब अंतिम दौर में है।
और शायद टीएमसी कुछ सीटें ज़्यादा वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, और उसके एवज में असम में एक सीट शायद कांग्रेस टीएमसी के लिए छोड़ेगी और एक सीट मेघालय में छोड़ेगी। तो ये इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, और हमको लगता है कि अब इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़ की गुंजाइश बची नहीं है, चाहे जितना ईडी का प्रेशर हो, चाहे जांच एजेंसियों का प्रेशर हो। मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़फोड़ की गुंजाइश इंडिया गठबंधन में बची हुई है। जिस ढंग से आज आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी और जिस ढंग से आम आदमी पार्टी सेंटर के दबाव में नहीं आई, तो सबसे ज्यादा यही था कि केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद बाकी नेता डरेंगे, लेकिन केजरीवाल डरे नहीं। तो बाकी नेताओं में भी एक मैसेज चला गया कि जब केजरीवाल नहीं डरे, जब हेमंत सोरेन नहीं डरे, तो फिर बाकी नेता डर के कोई क्यों वो करेंगे। अगले दो चार 5 दिनों में, मुझे लगता है 5-6 दिनों में बिहार में भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। 3 तारीख को वहाँ इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली पटना में होने जा रही है, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लेफ्ट के जितने लीडरशिप है सारे आएंगे। और बिहार में सीट शेयरिंग अभी थोड़ा सा इसलिए भी वो घोषणा नहीं कर रहे हैं कि 1-2 दलों का इंतजार किया जा रहा है कि एनडीए के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर झगड़ा हो रहा है। चिराग पासवान, प्रदीप कुमार पारस, सीताराम मांझी, नीतीश कुमार, इन सारों को कैसे एडजस्ट करें, इसको लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद सीट शेयरिंग के सारा फॉर्मूला जो है गड्ढम-गड्ढ हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार वर्तमान में 16 सीटें जीते हुए हैं। तो नीतीश कुमार को कम करके चिराग को कैसे एडजस्ट किया जाए, जीतन मांझी को कैसे एडजस्ट किया जाए, और क्या नीतीश कुमार अपनी सीटों को कम करने के लिए मान जाएंगे, ये सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन का खेमा है वो वेट कर रहा है कि इनमें से कोई भी नाराज दल जो सीट शेयरिंग से नाराज होगा एनडीए से, अगर वो इंडिया गठबंधन में आता है तो उसका स्वागत करेंगे और उनके लिए कुछ सीटें वो रिजर्व रखे हुए हैं। लेकिन इसीलिए वो बिहार में सीट शेयरिंग को अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। बिहार के अंदर, बिहार में भी लगभग तय हो चुका है कि किसको किसने सीट पे लड़ना है, कहीं वहां कोई कन्फ्लिक्ट या कोई विवाद नहीं है। एक तरफ झारखंड को देख लीजिए, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं। आगामी दौर में, आने वाले दिनों में अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो कितना चुनाव पर असर पड़ेगा और एनडीए क्या कर सकती है? आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने की अपनी एक मशीनरी है। केजरीवाल के अरेस्ट होने से मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन चुना जाएगा, ये अलग बात है, वो तो आम आदमी पार्टी का है। जहां तक अब सीट शेयरिंग हो चुका है, तो सीट शेयरिंग के लिए होने के बाद जो चुनावी मशीनरी है, वो तो केजरीवाल की चुनावी मशीनरी तो तैयार है। वो तो ऑलरेडी उनके पास वॉलंटियर्स हैं, बाकी लीडरशिप है उनके पास। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास तो 50 से 55 से ज्यादा विधायक हैं उनके पास, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर। तो उनके पास विधायक हैं, आगे वॉलंटियर्स हैं, आगे उनको अलग अलग टीम बनी हुई है। तो चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जमीनी रूप से चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ेगी। हाँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये हो सकता है कि केजरीवाल को लेकर सिंपैथी भी खड़ा हो, कुछ वोटर और जुड़े उनके साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक चुनौती होगी कि उसको कैसे तय करेंगे। और ये चुनौती होगी कि बीजेपी इनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अब इलेक्शन का टाइम है, अगर इस तरह की हरकत करेगी तो दिक्कतें और आएगी। तो मेरा ये मानना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो चुनावी जो मशीनरी है, जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। वो और मजबूती से होके लड़ेंगे। अगर उनका नेता गिरफ्तार होता है तो और एग्रेसिव होकर काम करेंगे, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा और बीजेपी को नुकसान ज्यादा होगा, मेरा ये मानना है। पंजाब के किसान दिल्ली और दिल्ली बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे डटे हुए हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है आने वाले इलेक्शन में? 1-2 महीने के बाद इलेक्शन की संभावना है, किसान खासे नाराज चल रहे हैं। पंजाब में तो प्रभाव पड़ ही रहा है ना इस इलेक्शन का। पंजाब में बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के नेता तो निकल ही नहीं रहे घरों से, उनको तो कैंपेन करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैंपेन करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि जहां जाएंगे उनका विरोध होगा। तो बीजेपी का जो पंजाब प्लान है वो तो फुस हो गया। हाँ, ये कह सकते हैं बीजेपी वाले कि 13 सीटों के एवज में मैं दूसरे जगह और ज्यादा सीटें जीत लूंगा, उनको खालिस्तानी बता के, उनको धार्मिक रूप से वो बता के, अलगाववादी बता के। लेकिन पंजाब का जो प्लान है वो तो बीजेपी की सारी योजना जो है वो ध्वस्त हो गई है। और जो अकाली दल से गठबंधन की बातचीत हो रही थी, वो बातचीत भी अब रुक गई। और अकाली दल अब गठबंधन नहीं बीजेपी से करेगा, क्योंकि मामला काफी तूल पकड़ चुका है। अब अकाली दल को अपने वोट बैंक की चिंता है। उनका वोट बैंक सिख है और उनका वोट बैंक फार्मर्स है। तो ये दोनों, ये जो वोट बैंक है, क्योंकि सिख ही वहां ज्यादातर फार्मर है, तो ये इस वोट बैंक को अकाली दल कभी भी बीजेपी से समझौता करके नहीं गंवाएगा। इसलिए अकाली दल को जो है अलग होने से बीजेपी की तो कहानी पंजाब में टोटली खत्म हो चुकी है।
लेकिन पंजाब के फार्मर्स मूवमेंट का जो असर है हरियाणा के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज्यादा है। कुरुक्षेत्र हो गया, यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया, कैथल हो गया, हिसार हो गया, जींद हो गया, फतेहाबाद हो गया, ये ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहाँ पंजाब के सीमाएं लगती हैं। और इन इलाकों में जो है सिख किसान भी बहुत बड़ी संख्या में है, और वो किसान भी बहुत ज्यादा है। और चूंकि हरियाणा भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एमएसपी को लेकर हरियाणा के किसान बहुत सेंसिटिव रहे हैं और उनकी सिंपैथी पंजाब के किसानों के साथ है। तो मेरा मानना है कि भाजपा को नुकसान हरियाणा में भी होगा। तो मुझे लगता है कि इस मूवमेंट से इस एरिया में कम से कम भाजपा को नुकसान होने जा रहा है। टीएमसी के साथ जो है कांग्रेस टीएमसी के गठबंधन की बात हो रही है, वहां लेफ्ट ग्रुप जो है उस पर वहां पर कैसे तालमेल बैठेगा? सीपीएम जो है एक लेफ्ट फैक्टर जो है वहां मजबूत फैक्टर। तो सीपीएम अपने हिसाब से लड़ेगी, सीपीएम उस समझौते में नहीं आ रही है, वहां कांग्रेस और टीएमसी का समझौता होगा। तो उसमें सीपीएम का तो टीएमसी समझौता हो भी नहीं सकता। वो तो केरल में भी कांग्रेस और का समझौता नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में है, वहां तो कोई फॉर्मूला में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। राष्ट्रीय लेवल पे इंडिया गठबंधन में कम्युनिस्ट है, सीपीएम है, सीपीआई है, लेकिन केरल में उसके बावजूद कोई समझौता नहीं होगा। कैसे समझौता होगा? दोनों को वर्कर्स, वही पंजाब जैसा है ना, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वर्करों के बीच दुश्मनी है। सेम स्थिति जो है वहां पे टीएमसी और सीपीएम के वर्करों के बीच है। वो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। तो टीएमसी के नेता किस मुंह से सीपीएम के साथ समझौता करेंगे? कांग्रेस और टीएमसी से समझौता हो सकता है, क्योंकि जो टीएमसी के जो मैक्सिमम लीडर है वो सब कांग्रेस से निकले हुए हैं। ममता बनर्जी भी कांग्रेस से ही निकली हुई है। तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच एक नेचुरल अलायंस तो वेस्ट बंगाल में हो सकता है, लेकिन सीपीएम से नेचुरल अलायंस नहीं हो सकता है कि ममता बनर्जी तो टीएमसी की जो नेता हैं वो तो सीपीएम के अगेंस्ट ही लंबी लड़ाई लड़ती रही, कई बार लाठियां खाई और कई बार उन्होंने मोर्चेबंदी करी। तो सीपीएम का वर्कर को ना टीएमसी का वर्कर लाइक करेगा, ना टीएमसी का वर्कर को सीपीएम का वर्कर लाइक करेगा। तो वहां तो टीएमसी से कोई समझौता में बात भी नहीं हो रही है, कम्युनिस्टों से समझौते का वहां कोई बात ही नहीं हो रही है। वहां बात हो रही है कांग्रेस और टीएमसी के समझौते की बात हो रही है, और वो जो हो जाएगी, क्योंकि दोनों का वर्कर का मिजाज निचले लेवल पे एक ही है, क्योंकि दोनों पहले एक ही दल के थे। कांग्रेस के ही सारे वर्कर्स को टीएमसी के ममता बनर्जी तोड़ के ले गई थी जब कांग्रेस पार्टी से वो हटी थी। तो जो वो मैक्सिमम जो टीएमसी में जो है वो ओल्ड कांग्रेसी वर्कर्स ही है, इसलिए टीएमसी और कांग्रेस का तो एक नेचुरल अलायंस वेस्ट बंगाल में हो सकता है। अब केरल और में कांग्रेस के वर्कर और जो सीपीएम के वर्कर हैं निचले लेवल पे आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं, वायलेंट क्लैश भी होता है दोनों पार्टियों के वर्करों के बीच। तो वहां पे कांग्रेस और सीपीएम के बीच समझौता कैसे हो जाएगा? नेता अपने वर्करों के इंटरेस्ट को और निचले लेवल में वर्करों को जो लड़ाई छोड़ रही है उसके इंटरेस्ट को छोड़ के आपस में ऊपर पे कैसे समझौता कर लेंगे? और वहां कोई तीसरी पार्टी अभी ऐसी है भी नहीं जो दोनों को चुनौती दे सके, तो फिर क्यों समझौता करेंगे? दिल्ली में अगर जो इंडिया अलायंस के लिए है तो दोनों इंडिया अलायंस तो है ही। सीपीएम के अगर वहां से केरल से 6 सांसद जीत के आएंगे तो इंडिया अलायंस से बाहर थोड़ी जाएंगे, बिल्कुल, तो इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करेंगे। अगर आज वेस्ट बंगाल से भी सीपीएम के अगर 4 सांसद बिना गठबंधन के जीत के आते हैं टीएमसी के साथ और कांग्रेस के साथ, तो वो जो सीपीएम के जो सांसद जीत के आएंगे तो वो भाजपा को थोड़ी सपोर्ट कर देंगे, तो इंडिया अलायंस में ही रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन निचले लेवल पे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंजाब, वेस्ट बंगाल और केरल में कुछ दलों के इंडिया गठबंधन के दलों का आपसी समझौता संभव नहीं है। वेस्ट बंगाल में सीपीएम उस गठबंधन में आ ही नहीं सकती लोकसभा के चुनाव में जहां पे टीएमसी हो, और इसी ढंग से केरल में कांग्रेस उस गठबंधन में आ ही नहीं सकती जहां पे सीपीएम हो। सीपीएम का आप देखिए कि त्रिपुरा में समझौता होता है कांग्रेस के साथ, सीपीएम का वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस के साथ समझौता हुआ, लेकिन केरल में आज तक समझौता नहीं हुआ, क्योंकि केरल में कांग्रेस मेन अपोजिशन है, सीपीएम सत्ता में होती है। कभी कांग्रेस मेन सत्ता में होती है, सीपीएम अपोजिशन में होती है। त्रिपुरा में जब वापस बाहर हो गए, बीजेपी ने सत्ता हासिल कर लिया, तब कांग्रेस और सीपीएम ने अलायंस बनाया भाजपा को हटाने के लिए। लेकिन जब दोनों पार्टी यही पक्ष और विपक्ष हो तो वहां पे समझौता बहुत मुश्किल होता है। चलते चलते सर आखिरी सवाल, दोनों का, एनडीए का और इंडिया का एजेंडा क्या हो सकता है? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे दोनों? मुद्दा आपको स्पष्ट है, इसमें मुद्दा की क्या बात है? एक बात सोशल जस्टिस की कर रहा है, सेकुलरिज्म का कर रहा है, भाजपा डेवलपमेंट और हिंदुत्व के दोनों एजेंडे पे चल रही है। एजेंडा हो नहीं सकता, एजेंडा तय है। एजेंडा तो लगातार मोदी जी अपने भाषणों में अपना एजेंडा बता तो रहे हैं,
नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में एजेंडा बता रहे हैं कि उनका क्या एजेंडा है। हिंदू राष्ट्र का भी बात करते हैं, वो वर्ल्ड के 3rd बड़ी इकोनॉमी बनाने की भी बात करते हैं। वो दावा कर ही रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। इसी ढंग से जो एनडीए के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन है, उसका भी अपना एजेंडा है। वो कह रहा है कि देश में जो है सोशल फैब्रिक को भाजपा ने तोड़ दिया, यहाँ सेकुलरिज्म को खत्म कर दिया, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, बेरोजगारी बड़ी बुरी स्थिति में पहुंच गई है, 80 करोड़ लोगों को ये राशन पे जिंदा रखे हुए हैं, गरीबी बढ़ी है, तो अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो एजेंडा तो दोनों पार्टियों का, दोनों गठबंधन का तय है, इसमें तो कहीं कोई है नहीं, सब खुला एजेंडा रखे हुए हैं। बस उसमें कहीं कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं एजेंडा को लेकर। वो तो दोनों पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो अपनी यात्राओं में बोल रहे हैं, आपके सामने आ रहा है। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, फार्मर्स के एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म बताएं, भी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है लगातार कह रहे हैं कि हम विश्व को इतने बड़े इकोनॉमी बना दिया, हम इतने लोगों को कोविड में खाना दिया, हम जो है नंबर 1 हो गए हैं, वर्ल्ड को हम नंबर 1 इकोनॉमी बना देंगे। साथ में वो हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं। तो एजेंडा तो दोनों गठबंधन का तय है। तो यार इसमें कहीं कोई इफ एंड बट्स दोनों पार्टियों के एजेंडा में, दोनों गठबंधन के एजेंडा में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। खुल के बोल रहे हैं दोनों कि हमारा एजेंडा क्या है, इंडिया का एजेंडा क्या है, इंडिया के नेता बोल रहे हैं, एनडीए का एजेंडा क्या है, वो एनडीए के लीडर्स बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीट शेयरिंग पर बात बनती जा रही है, गोदी मीडिया के फैलाए भ्रम जो है धीरे धीरे एक एक करके टूटते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रही है और मजबूती से चुनाव लड़ने की ओर अग्रसर है। अब देखना लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल जी के साथ क्या होता है। गिरफ्तार होते हैं या फिर गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है। गिरफ्तारी होती है तो इंडिया और कांग्रेस आप गठबंधन दिल्ली में कैसे चुनाव मिलकर लड़ते हैं, उनका किस ढंग से टक्कर दे पाते हैं, ये सब आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही ये सब दिखने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे संजीव पांडे जी, इन्होंने बारीकी से विश्लेषण कर बताया कि सीट शेयरिंग कैसे हो रही है, किन किन जगहों पर किनके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ गठबंधन नहीं हो सकता है, गठबंधन होने से हानि हो सकती है। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।